सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम में खुश आमदीद। मैं हूं अफसा कोमल। आज मुल्क के 4 हाई कोर्ट्स में मुस्तकिल चीफ जस्टिस साहिबान की तैनाती कर दी गई है। इस सिलसिले में जुडिशल कमीशन का अहम इजलास हुआ, जिसमें जस्टिस अतीक को पेशावर हाई कोर्ट, जस्टिस जुनेद गफ्फार को सिंध हाई कोर्ट, जबकि जस्टिस रोजी को बलूचिस्तान हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस तैनात करने की मंजूरी दे दी गई। जबकि चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट का फैसला सबसे अहम रहा। कुछ अर्सा कबल ही लाहौर हाई कोर्ट से इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ट्रांसफ़र होने वाले जस्टिस सरफराज डोगर को आज चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट तैनात करने की मंजूरी दी गई है। लाहौर हाई कोर्ट की सीनियरिटी लिस्ट में 15वें नंबर पर मौजूद जस्टिस डोगर के इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ट्रांसफ़र ने एक बड़े तनाज़े को जन्म दिया था। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 5 जजेस ने इनकी तैनाती को, इनके ट्रांसफ़र को इस्लामाबाद सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करते हुए सीनियरिटी प्रिंसिपल के ऊपर भी सवाल उठाया था। सुप्रीम कोर्ट के आईनी बेंच ने चंद दिन पहले अपने अक्सरियती फैसले के ज़रिए ट्रांसफ़र को आईनी करार देते हुए जो सीनियरिटी का मामला है, ये सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी को भिजवा दिया था। सदर मुमलिकत ने जस्टिस डोगर को ही इस्लामाबाद हाई कोर्ट का सीनियर तरीन जज करार दिया था, लेकिन उसके बाद इस्लामाबाद हाई कोर्ट के इन्हीं 5 जज साहिबान ने आईनी बेंच के इस फैसले को चैलेंज किया हुआ है। लेकिन आज जुडिशल कमीशन के इजलास से कबल जुडिशल कमीशन का जो इजलास हुआ, इसमें जस्टिस डोगर ज़्यादा वोट मिले और उनको अप्रूव किया गया है अगले चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट के तौर पर। अब बैरिस्टर अली ज़फ़र साहब, जो कि मेंबर भी हैं इस जुडिशल कमीशन के, उन्होंने आज इस पे बात करते हुए कहा है कि जब तक हाई कोर्ट के जजेस की इंट्रा कोर्ट अपील, जिसका भी हम जिक्र कर रहे थे, इसका फैसला नहीं हो जाता, तब तक इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस की तैनाती को रोका जाना चाहिए था। अब ये सवाल उठ रहा है, इस तैनाती के बाद क्या उस तकसीम में कोई कमी होगी जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जज साहिबान की तरफ से अदलिया में मुबैना मुदाखलत से मुतालिक एक ख़त लिखा गया था और उसके बाद से अब तक हम देखते आए हैं कि एक तनाज़े की सी सूरत हाल इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, उस पर कमी होगी, वो मज़ीद बढ़ेगी, इस पर हम बात करेंगे। फिर नाज़रीन, खा वो 26वीं आईनी तरमीम हो या जजेस का ट्रांसफ़र, हुकूमत के ऊपर ये इल्ज़ाम रहा है कि वो इन इक़दामात से अदलिया को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं। PTI को अब ये ख़दशा मज़ीद बढ़ गया है कि इमरान खान के केसेस इन हुकूमती फ़ैसलों से बराह रास्त मुतासिर होंगे। अब अगर हम PTI के हवाले से बात करें तो PTI मखसूस नशिस्तों के फैसले के बाद से इंतहाई नाउम्मीद नज़र आ रही है। चंद रोज़ पहले वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने PTI के चेयरमैन बैरिस्टर गौहर से कौमी असम्बली में हाथ मिलाया था, एक मुसाफा किया था, एक छोटी सी मुलाकात हुई थी और उनसे मुज़ाकरात को आगे बढ़ाने की बात की थी। मगर फिर बैरिस्टर गौहर ने अब ये शिकवा कर दिया है कि एक तरफ हमसे हाथ मिलाते हैं तो दूसरी तरफ हमारे अरकान असम्बली जो हैं उनको नाअहल करवाने के लिए रेफरेंस भी भिजवाया जा रहा है। इसको एक दोहरी पॉलिसी के तौर पे PTI देख रही है। लेकिन इस सिलसिले में आज 2 बड़ी खबरें सामने आई हैं। एक तरफ PTI के जो असीर रहनुमा है जो जेल में मौजूद हैं, शाह महमूद कुरैशी, डॉक्टर यास्मीन राशिद, मियाँ महमूदुर रशीद और एजाज चौधरी और दीगर इसके अंदर शामिल है, उमर चीमा भी इसमें शामिल है। इन्होंने अपनी क़यादत और हुकूमत के नाम एक खुला ख़त लिखा है, जिसमें 2 पहलुओं के हवाले से इन्होंने बात की है। इस ख़त के 2 पहलू हैं। PTI के जो रहनुमा हैं वो ये कहते हैं, अपनी जमात को ये मशवरा और पैगाम दे रहे हैं कि मुक़तदरा यानी इस्टेब्लिशमेंट से बातचीत भी अहम है, लेकिन बातचीत का आगाज़ सियासी डायलॉग से किया जाए। जबकि दूसरी तरफ हुकूमत से भी उनका ये मुतालबा है कि हुकूमत मुज़ाकराती कमेटी की तश्कील के लिए इमरान खान तक की जो रसाई है उसको आसान बनाए। अब एक तरफ ये ख़त है तो दूसरी तरफ अलीमा खान ने इमरान खान से मुलाकात के बाद ये ऐलान कर दिया कि इमरान खान ने 10 मुहर्रम के बाद एहतजाजी तहरीक शुरू करने का हुक्म दे दिया है। आज हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि अगर PTI एहतजाज की तरफ जाती है, मुज़ाहमती सियासत की तरफ जाती है, तो क्या हुकूमत इसके लिए तैयार है या अब हुकूमत भी सोचेगी कि एक संजीदा मुज़ाकरात का रास्ता अपनाया जाए। जिस किस्म की सूरत हाल का शिकार मुल्क की बड़ी अपोजिशन जमात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हो चुकी है मखसूस नशिस्तों के फैसले के बाद, और अदलिया के हवाले से भी ज़्यादा पुरुमीद नज़र नहीं आती इन इक़दामात के बाद। प्रोग्राम के पहले हिस्से में हुकूमत का मौक़िफ़ जानते हैं, जिसके लिए हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर तारिक फजल चौधरी साहब। आप वफाकी वज़ीर हैं बराए पार्लिमानी अमूर। बहुत शुक्रिया डॉक्टर तारिक फजल चौधरी साहब आपके वक्त के लिए। आज की अहम डेवलपमेंट के ऊपर पहले आपसे बात करना चाहेंगे। हम ये देख रहे हैं
कि हुकूमत जो कुछ करना चाह रही है वो आप कर पा रहे हैं। आपने 26वीं तरमीम भी कर ली, जस्टिस डोगर को इस्लामाबाद हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस लगाना था, उसकी मंजूरी भी आज हो गई है। लेकिन एक और डिबेट ये है कि अदलिया की आज़ादी के ऊपर अगर कदगन लगे या तनाज़ा जन्म ले, जिस तरह के इस ट्रांसफ़र जो जस्टिस डोगर का था लाहौर हाई कोर्ट से, वो बड़ा मुतनाज़ रहा। इन सारी चीज़ों के दूररस असरात होंगे। क्या इन इम्कानात का भी आप जायज़ा लेते हैं कि आज जो चीज़ आप करने में कामयाब हो रहे हैं उसके अदलिया के हवाले से, उसकी साख के हवाले से दूररस नताइज क्या होंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया आपका, में आपने दावत दी। देखिए, गुजारिश ये है कि सबसे पहली बात तो ये है कि अपोजिशन जो है उसका किरदार आपके सामने है। मैंने आपने सवाल कुछ और किया, मैं जवाब कहीं और से शुरू कर रहा हूँ, लेकिन मैंने ये शुरुआत इसलिए की अपोजिशन से कि हमने शुरू से अपोजिशन से ये बात की कि अगर आप मस्बत अंदाज से कंट्रीब्यूट करेंगे तो हम इंशाअल्लाह ताला आपकी तजवीज़ को और आपकी आरा को इनकॉर्पोरेट करेंगे हमारी गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज़ होती हैं, और बेहतर तरीके से इस मुल्क के मामलात को हल करेंगे और मुल्क की खिदमत करेंगे। लेकिन उनका रवैया, उनकी कंट्रीब्यूशन तो आपके सामने है। पार्लियामेंट में सिवाय गालियाँ, कागज़ उड़ाने और उनका कोई काम इस वक्त जो है वो आपको ऐवान में नज़र नहीं आता। अब ये भी जो बात है अपनी अदलिया की बराह रास्त आपके सवाल का जवाब ये है कि इसमें से बहुत सारे इल्ज़ामात ऐसे हैं कि जो कि बेजा हैं, जो सिर्फ अपोजिशन बराए अपोजिशन है। तीसरी बात ये है जी कि ये जो जजेस की सीनियरिटी और ये सारा मामला है, ये मामला पॉलिटिकल मैटर नहीं है, ये एक टेक्निकल मैटर है और इसका फैसला भी खुद अदलिया ने करना होता है। कि आपको पता है कि जो सुप्रीम हाई कोर्ट के अंदर डॉक्टर साहब इतने सारे पॉलिटिकल केसेस हो एक सियासी जमात के, उनके लिए तो पॉलिटिकल मसला होगा ना। इस खदशे का इजहार तो पहले भी करते आई है पीटीआई। नहीं, मैं ये अर्ज कर रहा हूँ कि जो जजेस की अपॉइंटमेंट का मामला है वो एक टेक्निकल मैटर है, वो कोई पॉलिटिकल मैटर नहीं है। इसलिए उसमें ये कहना जनाब कि इस अपॉइंटमेंट के पीछे क्या है, कैसे है, ये सारी सियासी बयानबाजी है। मैं आपको ये अर्ज कर रहा हूँ। बाकी ये जो इल्ज़ामात होते हैं ये तो हमेशा आपको पता है लगते रहते हैं, हर इलेक्शन के ऊपर लगे हैं। एस्टेब्लिशमेंट के रोल के ऊपर जो है वो पीटीआई आज बातें कर रही है। जनरल बाजवा के दौर में उनके अपने साथ जो 1 पेज वाली कहानी वो खुद बयान करते होते थे, वो हम तो नहीं करते, वो खुद अपने मुंह से कहते होते थे। तो लिहाजा ये वो सारी चीज़ें हैं। आप ये कहें कि पुराने इल्ज़ामात हैं, चेहरे नए, कोई ऐसी बात नहीं है कि जो कि आप ये कहें कि कानों ने पहले ना सुनी हो। ये सारी बातें जो हैं ये चलती रहती हैं, लेकिन मुल्क ने आगे बढ़ना होता है, सिस्टम ने आगे चलना होता है। आप लोगों के किरदार पे जो सवाल होता है वो ऑपोजिशन, जो कानून साजी की गई 26वीं तरमीम है, इसके ऊपर वकला बरादरी भी एहतजाज करती है, लेकिन अब 27वीं तरमीम के हवाले से बहुत चहमगोई है। डॉक्टर साहब, आप बता सकते हैं कि क्या आप लोग 27वीं तरमीम लाना चाह रहे हैं? ये ट्रांसफ़र के मामले को भी उसमें आर्टिकल 200 को एड्रेस करें, तरमीम करके सेटल करना चाहेंगे? इसके कितने इम्कान हैं इस वक्त 27वीं तरमीम के? देखिए, फिलहाल 27वीं तरमीम का कोई इम्कान नहीं है। गवर्नमेंट के सर्कल्स में, कैबिनेट मेंबरान में 27वीं तरमीम के हवाले से कोई बातचीत, कोई मशवरा अभी बिल्कुल भी नहीं है। होता ये है कि किसी एक तरफ से कोई एनालिस्ट, कोई जर्नलिस्ट इस तरह की कोई खबर एक रिलीज कर देते हैं और वो बाद में मीडिया की जीनत बन जाती है और उस पर तबसरे शुरू हो जाते हैं। 27वीं तरमीम के हवाले से ऐसी कोई बात भी इस वक्त ज़ेर बहस नहीं है। और अगर कोई अदलिया के हवाले से कोई बात, कोई 27वीं तरमीम को उससे लिंक करना चाह रहा है, तो मैं समझता हूँ कि उसमें तो कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि जो 27वीं तरमीम में नई डालने की ज़रूरत है या गवर्नमेंट उसे तब्दील करना चाह रही है। ऐसी तो कोई भी बात नहीं है। अब मखसूस नशिस्तों का जो फैसला आया, आप लोगों ने यकीनन आप कानूनी हवाला देंगे, कानूनी जंग इसके अंदर लड़ी, लेकिन पीटीआई अलबत्ता वो तकनीकी वजूहात जो जहाँ तक उनको लेकर आई उसकी को हाईलाइट करती है। मैं आपसे ये जानना चाहूँगी, सियासी एथिकल ग्राउंड्स के ऊपर रहते हुए अगर बात की जाए तो आप समझते हैं कि इनको क्लेम नहीं करना चाहिए था इन सीट्स को? प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन, अवाम की नुमाइंदगी के तहत सियासी जमातों को इन सीट्स को क्लेम नहीं करना चाहिए था जो उनकी नहीं बनती, लेकिन कानूनी तौर पर अदलिया से आपने उसको हासिल किया। दैट इज़ अ सेपरेट डिबेट। असूली तौर पे कैसा होना चाहिए था बतौर एक पॉलिटिशियन? आप कैसे? देखिए, बात यह है कि असूली तौर पे तो सीटें जिन जिन जमातों की हैं बिल्कुल उन्हीं की हैं, उन्हीं को ही मिलनी चाहिए। ये तो असूली बात है और कानूनी बात भी यही है। लेकिन जिस फैक्ट की बुनियाद के ऊपर फैसला हुआ है वो ये है कि पीटीआई नाम की जमात इस वक्त असेंबली के अंदर एग्जिस्ट नहीं करती। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल नाम की जमात इस वक्त पार्लियामेंट के अंदर एग्जिस्ट नहीं करती। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के सरबराह ने खुद अपनी सीट पे सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के टिकट पे इलेक्शन नहीं लड़ा। तो ये मैं तो हैरान हूँ कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ये सारी चीज़ें कैलकुलेट करनी चाहिए थी। ये जो कवानीन है रिजर्व सीटों के और इन सीटों का जो तरीक़ाकार है कि वो कैसे दी जाती हैं, कैसे तकसीम होती हैं,
पॉलिटिकल पार्टीज कैसे उन्हें क्लेम करती हैं, ये सारा कुछ इलेक्शन होने के बाद तो नहीं तय हुआ। ये सारा तरीकाकार जो है वो इलेक्शन एक्ट 2017 में तो बिल्कुल बड़े वाज़े अंदाज से इससे पहले का लिखा हुआ है। तो आप अगर वो प्लेटफॉर्म ही नहीं इस्तेमाल कर रहे हैं, अगर आप दूसरी जमात को साथ कर रहे हैं, अपना इत्तेहाद कर रहे हैं, तो कम से कम कोई ऐसा प्लेटफॉर्म तो हो जिससे वो सीटें दी जा सके। मेरा सवाल इसीलिए डॉक्टर साहब आपसे एथिकल ग्राउंड्स के ऊपर था। ये कानूनी जवाब तो इसमें बहुत से दिए जा सकते हैं, और पीटीआई भी जब बात करती है तो फिर वहां से शुरू करते हैं कि उनसे बल्ले का निशान किन ग्राउंड्स के ऊपर ले लिया गया। अब मैं आपसे बात करना चाहूँगी पीटीआई से मुज़ाकरात के हवाले से क्या इम्कानात हैं। प्राइम मिनिस्टर साहब ने उस दिन एक जेस्चर दिखाया, बैरिस्टर गौहर साहब से मुसाफा किया जाकर, लेकिन बैरिस्टर गौहर साहब अब ये शिकवा करते हैं कि ये एक तरह से एक दोहरा म्यार पीटीआई को नजर आता है कि प्राइम मिनिस्टर साहब मिल भी रहे हैं, वो कहते हैं हमारे एमएनएज भी तोड़े जा रहे हैं, और जो नहीं मान रहा उनके खिलाफ रेफरेंस फाइल कर रही है, किए जा रहे हैं। तो ये एक दोहरा म्यार है। आप कितनी संजीदा है इस वक्त हुकूमत के पीटीआई के कम अज कम पार्लियामेंट में जो लोग हैं उनसे बात हो? जब सर जिस दिन प्राइम मिनिस्टर साहब ने लीडर ऑफ अपोजिशन की सीट पे जाके असद कैसर साहब से और बैरिस्टर गौहर साहब से मुसाफिया किया तो मैं उनके साथ था। कैमरे ने तो वो फुटेज कैप्चर की, लेकिन मुझे वो अल्फाज भी पता है जो प्राइम मिनिस्टर साहब ने उनकी सीट पे जाके कहे, और अल्फाज ये थे कि हमें बैठना चाहिए, बातचीत होनी चाहिए और ये ज़रूरी है। ये प्राइम मिनिस्टर के अल्फाज थे और ये बड़े संजीदा अंदाज से उन्होंने कहे, और उनके इन अल्फाज को अपोजिशन लीडर्स की तरफ से वेलकम किया गया। अब मसला ये है कि अपोजिशन के जो मेंबरान हैं, और असद कैसर साहब हो गए, बैरिस्टर गौहर, ये वो लोग हैं जो संजीदा लोग हैं, ये मामलात को बड़े ही खुश असलूबी और जमहूरी तरीके से आगे बढ़ाना चाहते हैं। लेकिन लेकिन बैरिस्टर गौहर साहब ना उम्मीद हो गए ना डॉक्टर साहब, ना उम्मीद हो गए हैं बैरिस्टर गौहर साहब, जिनसे प्राइम मिनिस्टर साहब ने आपके सामने उस दिन मुलाकात की, वही बैरिस्टर गौहर साहब अब ये बात कह रहे हैं कि हमारे मेंबरान तोड़े जा रहे हैं और जो नई कायल हो रहा है उसके खिलाफ रेफरेंस दायर किया जा रहा है। मेरी यार सुने, मैं आर्गूमेंट आपको ये दे रहा हूँ कि ऐसे लोगों की, संजीदा लोगों की तादाद तहरीक इंसाफ में ज्यादा है, जो चाहते हैं कि पार्लियामान को मजबूत किया जाए और पार्लियामान से ही हल निकाला जाए। लेकिन ये लोग भी मजबूर हैं अपने उन पीटीआई के सोशल मीडिया के जो ट्रोलिंग करते हैं इनकी, कि इन्हें भी हार्ड लाइन इख्तियार करनी पड़ती है, इन्हें भी क्रीज से बाहर जाके बैटिंग करनी पड़ती है, और उन्हें भी अपने बयान बदलने पड़ते हैं, जैसे बैरिस्टर गौहर साहब ने बदला है। उन्होंने अपनी इज्जत बचाने के लिए बयान बदला है। मैं दावे से आपको कहता हूँ वो हमारे बड़े काबिल एहतराम है, मेरे इन सबसे बड़ी करीबी ताल्लुक है। वो बेचारे अपने लोगों से अपनी इज्जत बचाते फिरते हैं। ये तो इनके हालात हैं। इन लोगों के पास बातचीत की अपने पास स्पेस बहुत कम है। गवर्नमेंट कब चाहेगी कि लड़ाई हो, मुझे आप ये बताएं। वो कौन सी बेवकूफ़ गवर्नमेंट होगी जो ये चाहे कि लड़ाई हो, जो चाहे कि माहौल ख़राब हो, जो चाहे कि असेंबली में जनाब आप गुथम गुथा हो? कोई नहीं चाहता, हम बिल्कुल नहीं चाहते, लेकिन इन लोगों के पास वो स्पेस नहीं है। अब डॉक्टर साहब एक मौका और बना है, अगर आप मुझे इजाजत दें, आज की है एक मौका और मुज़ाकरात का, बातचीत का बनता हुआ हमें नजर आता है। पीटीआई के जो असीर रहनुमा है, सीनियर रहनुमा है शाह महमूद साहब, डॉक्टर यास्मीन राशिद और दीगर, उनकी तरफ से अपनी जमात से भी मुतालबा किया गया कि बातचीत की जाए, आगाज सियासतदानों से पॉलिटिकल डायलॉग के साथ हो, और आप लोगों से भी उनकी तरफ से एक मुतालबा किया गया है कि खान साहब तक एक्सेस को आसान बनाया जाए ताकि एक मुज़ाकराती कमेटी तश्कील दी जा सके। आप नहीं समझते कि एक बहुत अच्छा मौका है, यहाँ से स्टार्ट हो अब बातचीत? बिल्कुल होनी चाहिए। देखिए, आपने फिर जिन लोगों के नाम लिए ना, ये वही बात आपने की जो मैं आपसे कर चुका हूँ कि इनकी मेजॉरिटी संजीदा लोग हैं, और वो चाहते हैं कि अफ़वाम तफ़हीम से और अपनी अपनी जमातों में रहते हुए, अपनी अपनी सियासत अपनी सियासी अंदाज से करते हुए, नो कंप्रोमाइज। लेकिन पाकिस्तान सबसे पहले उस नारे पे तो आए। जिन हालात से आज गुजर के पाकिस्तान यहाँ पहुंचा है, ये अल्लाह ताला ने आपको एक नया पाकिस्तान दिया है। हाँ, इंडिया जैसे मुल्क को शिकस्त देनी, ईरान के साथ खड़े हुए, अल्लाह ने ईरान को फतह याद किया है। ईरान आज आपको शुक्रिया अदा कर रहा है। अफगानिस्तान आज आपसे जिस टोन में बात कर रहा है वो इससे पहले कभी नहीं थी। दहशतगर्दी हो रही थी वहाँ से पाकिस्तान के खिलाफ। इस अपॉर्चुनिटी की विंडो को इस्तेमाल करें, और ये जो आपस की हमारी लड़ाइयाँ और ये गुथम गुथा होना है, ये बहुत छोटी बात है। पाकिस्तान बहुत आगे निकल गया है। पाकिस्तान के इशू सॉल्व होने का वक्त आ चुका है। उसके लिए हमें जोड़ने की जरूरत है। आपस में जो अपनी ये गली मोहल्ले की जो है इट वटा है, इसे खत्म करने की जरूरत है। चल, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर तारिक फजल चौधरी साहब हमारे से। नाज़रीन, तमाम मौज़ूआत में इनसे बात की। एक ब्रेक की तरफ जाते हैं। इंडिपेंडेंट पॉलिटिकल इसके ऊपर पॉइंट ऑफ व्यू भी शामिल करेंगे। इसके लिए शेर अफजल मरवत साहब हमारे साथ होंगे एक ब्रेक के बाद।
क्या पीटीआई से मुज़ाकरात का कोई रास्ता निकलेगा या मुहर्रम के बाद एहतजाज ही होगा? इस समय आज की अहम डेवलपमेंट्स के हवाले से हम बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं शेर अफजल मरवत साहब, सीनियर सियासतदान है और मेंबर कौमी असम्बली। बहुत शुक्रिया मरवत साहब आपके कीमती वक्त के लिए। पहले आज की जो डेवलपमेंट है उस पर आपका कमेंट चाहेंगे। जुडिशल कमीशन की तरफ से जस्टिस सरफराज डोगर की इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस के तौर पर तैनाती की मंजूरी दी गई है। एक तनाज़ा रहा इस मामले के अराउंड, चंद जज साहिबान ये मामला सीनियरिटी प्रिंसिपल का, इस ट्रांसफ़र का अदालत भी लेकर गए। कैसे देख रहे हैं आप आज के इस फैसले को? मुझे बड़ा अफसोस हुआ है कि पाकिस्तान के सबसे बड़े ऐवान अदल में सबसे बड़ा एक ऐसा फ़ैसला हुआ है जो अदल से मतदाद है। कानून के तहत सीनियर प्यूनी जज जो हैं आमिर फ़ारूक साहब के बाद मोहसिन अख्तर कियानी साहब थे, और मोहसिन अख्तर कियानी साहब जिसने चीफ जस्टिस बनना था, आज उनको 2 वोट पड़े। इस पर भी मैं बहुत ही ज़्यादा काफ़ी अफसोस मल सकता हूँ। मोहसिन अख्तर कियानी साहब उन तमाम 5 जजेस के जो हैं उनमें सीनियर मोस्ट थे जिन्होंने जुडिशल इंडिपेंडेंस के हवाले से लेटर लिखा था। आज जिन जज साहिबान ने वोटिंग की बुनियाद पे ये नाइंसाफ़ी की है, या सुप्रीम जुडिशल कौंसिल के मेंबरान ने उन्होंने एक इस तरह गोया ज़बरदस्ती की हो। एक हाई कोर्ट जो एक इंडिपेंडेंट इदारा होता है, सुप्रीम कोर्ट के का सिवाय एलिवेशन के या चीफ जस्टिस मुकर्रर करने के मादी में कोई इतना ज़्यादा, इन्होंने पहले मरहले पे 3 जज साहिबान को जो है ट्रांसफ़र कर दिया, और ये सारा सोचे समझे मंसूबे के तहत जो है हो रहा है। 26वीं आईनी तरमीम का होना और फिर 26वीं आईनी तरमीम की ये तमाम बीमारियां हैं जो अब अदल व इंसाफ के हर शोबे में जो है मुकम्मल तौर पे फैल चुके हैं। ये बात जस्टिस मंसूर ने भी आज कहा कि अहम अदालती फैसलों और तैनातियों से पहले 26वीं तरमीम का जो मामला है अदालत के सामने, उसको देखा जाना चाहिए। आप इत्तेफाक करते हैं इससे? देखिए, ये सारे फैसले 26वीं आईनी तरमीम के तहत ही हो रहे हैं। अब अगर 26वीं आईनी तरमीम जो कि मुतनाज़ा है और सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज हुआ है, वैसे हम मफरूज़े की बुनियाद पे अगर बात कर लें कि अगर सुप्रीम कोर्ट इस नतीजे पे पहुंची है कि ये आईनी तरमीम गैर आईनी है, तो ये जो सारे फैसले हो रहे हैं ये सारे फैसले फिर रिवर्स होंगे। एक क्याटिक सिचुएशन पैदा होगी, क्योंकि जो सुप्रीम कोर्ट में जज साहिबान गए, हाई कोर्ट्स में नए जज लिए गए, जो चीफ जस्टिस बनाए गए, फिर जिन आईनी बेंच ने जिन केसेस का फैसला कर रहे हैं, ये सारी चीज़ें गैर कानूनी होगी। मेरा ख्याल है इनको कुछ ज़्यादा ही यकीन है कि ये कतई मुमकिन ही नहीं है, और मेरा ख्याल है कि बादिउ नज़र में तो हमें भी नज़र आ रहा है कि कानूनी आईनी मेकेनिज़म के तहत जस्टिस मंसूर साहब जो हैं उसका एक असूली मौक़िफ़ है, लेकिन हक़ाइक़ जो हैं ग्राउंड रियलिटीज़ ये बता रहे हैं कि शायद ये लोग अपना मकसद जो है हासिल कर चुके हैं। अब मखसूस नशिस्तों का जो फैसले आप कमेंट चाहेंगे, किस हद तक आप समझते हैं कि पीटीआई को इसका नुकसान पहुंचेगा? एक बहस कल से है, यकीनन तकनीकी बुनियादों पर पीटीआई के लिए बहुत सारे मामलात बने, इलेक्शन से रिलेटेड भी और उसके बाद भी, और इस केस के अंदर भी बहुत से मामलात इसी तरफ जाते थे। लेकिन जो सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल और पीटीआई के लीगल टीम थी, उसकी जो लीगल स्ट्रैटेजी थी उसको आप कैसे देखते हैं? वो दुरुस्त थी? इसमें मेरा ख्याल है लीगल की कारकर्दगी इतनी ज़्यादा कमज़ोर नहीं थी जितनी हमारी अदल का जो निज़ाम है वो कमज़ोर हो चुका है। जहाँ तक मखसूस नशिस्तों के केस का फ़ैसला है, एक तारीख बाब रकम हो चुका है। इसके असरात या मुज़र असरात पीटीआई पे क्या हैं या कितने नुकसानात का अंदेशा है, इस हवाले से मैं ये कहना चाहता हूँ कि पीटीआई को इतने नुकसानात जो हैं दे दिए गए कि अब ये नुकसान या कोई भी दूसरा नुकसान जो है वो मेरा ख्याल इतनी अहमियत ही नहीं रखता है। असल में जो नुकसान हुआ है वो पाकिस्तान में कानून की हुक्मरानी का हुआ है, मुल्क का नुकसान हुआ है, पाकिस्तान में जमहूरियत का नुकसान हुआ है, पाकिस्तान में निज़ाम अदल जो है टिकाने लग चुकी है। ये नुकसानात जो हैं बहैसियत रियासत, बहैसियत ममलिकत और बहैसियत कौम पाकिस्तानी जो हैं इसको भुगतेंगे। मेरा ख्याल है कि आने वाले 1-2 सालों में जो इस निज़ाम अदल से जो तबाही व बर्बादी पैदा होगी और फैलेगी, इससे हर एक पाकिस्तानी मुतासर होगा। तो लिहाजा ये कहना कि पीटीआई जो है इससे कमज़ोर पड़ेगी,
मेरा ख्याल है बदरजा इससे कहीं ज़्यादा पाकिस्तान कमज़ोर हुआ है। आज वक्ती मसलहतों के तहत और वक्ती फ़ायदों के तहत हमने मुल्क की जो असास हैं, जो निज़ाम अदल जो किसी भी मुआशरे की रूह होती है, उस पे हमने ताज़ियाने लगा दिए हैं। और इस फैसले के बाद आपको खैबर पख्तूनख्वा खतरे में नज़र आती है? ख्वाजा आसिफ साहब ने भी कहा कि 2-4 जमातें अगर मिल जाएं तो KP हुकूमत को घर भेजा जा सकता है, इसका इम्कान ज़रूर मौजूद है। ज़मीन फरोशी की एक तारीख़ है हमारे मुल्क में, तो लिहाजा PTI के पहले 11 अरकान उन्होंने तोड़े। अब अगर इनको ज़रूरत हुई जिस वक़्त KP हुकूमत गिराने की, और वैसे भी PTI ने खुद भी कोई कसर नहीं छोड़ी है KP की हुकूमत को कमज़ोर करने में, मशकूक बनाने में, बल्कि पूरी क़ियादत को मशकूक बनाने में। एक भी लीडर ऐसा नहीं है जो दस्ते बुर्द से बचा हो, ख़ुसूसन सोशल मीडिया टीम से, जिसको इन्होंने एजेंट और गद्दार न डिक्लेयर किया हो। तो लिहाजा खैबर पख्तूनख्वा का वज़ीर आला हो या वज़रा हो या KP असम्बली हो, पार्लिमानी कमेटी हो, उस दिन इस्लामाबाद हाई कोर्ट में सबको गालम गलोच से नवाजा। और सोशल मीडिया पे अभी भी कैंपेन चल रही है। यही सोशल मीडिया गुज़िश्ता 1.25 साल से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो है लम्हा ब लम्हा सर्जरी कर रही है, और आज शायद उनकी फतह है, क्योंकि पार्टी को इन्होंने एक ऐसे मकाम पे पहुंचा दिया जहां पार्टी की हालत 9 मई के बाद इतनी अबतर नहीं थी जो आज इनके अपने हाथों पार्टी जहां पे खड़ी है। और खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत जो है ज़मीर फरोशी की इस तारीख़ को मद्देनज़र रखते हुए ये हतमी तौर पे नहीं कहा जा सकता कि ये डट के खड़े हैं खान के टाइगर, उनके साथ कोई भी ज़ोर जबर ज़बरदस्ती या फिर रकम या पैसे के ज़रिए जो है ज़मीर ख़रीदे जा सकते हैं। और अब तो पाकिस्तान में कोई भी चीज़ जो है नामुमकिनात में नहीं है। ये तो अब ऐसा निज़ाम आ गया है कि जिसमें अब ये 100% नताइज जो हैं हासिल करते हैं, और 100% नताइज के लिए उनको जो भी करना पड़ता है, परवाह नहीं है किसी चीज़ की। अब अगर हुकूमत को भेजने का किया जाता है, इसमें फिर मौलाना साहब का क्या किरदार होगा आपकी नज़र में खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में? और ये सवाल भी हम एक्सप्लोर करने की कोशिश करते हैं कि क्या वजह थी JUI और PTI में एक इत्तेहाद ना हो सका? कोई बात वजह बनी या कोई शख्सियत वजह बनी? इसकी आपकी नज़र में क्या वजह है? ये माजी में जो PTI और मौलाना साहब की कोशिशें होती थी, मैं उस वक्त भी कहता था कि ये वक्त ज़ाय कर रहे हैं। ये मुमकिन ही नहीं है कि मौलाना और PTI जो हैं वो कोई अलाइंस बना सके। कोई मौलाना साहब का लिए ये तस्वर करना कि वो खान की रिहाई के लिए निकलेंगे या PTI के काज के लिए निकलेंगे, मेरा ख्याल है ये वो फूल्स पैराडाइज में रहने वाली बात थी। मौलाना साहब को एक नुकसान तो हुआ है, गरचे 26वीं आईनी तरमीम पे जो वोट उन्होंने डाला था, एक वादा तो तकमील पा गया कि उनको जो है रिज़र्व सीटों में हिस्सा दिया गया, लेकिन जो नुकसान हुआ है शायद उसका अंदाज़ा नहीं था, वो ये है कि मौलाना साहब की अहमियत अब माइनस हो गई है। अब 2/3 अक्सरियत उनके पास अपनी आ गई है, तो लिहाजा मौलाना साहब के अल्ले तल्ले उठाना या मौलाना साहब के डिमांड्स फुलफ़िल करना ये अब उनके बस में नहीं है, वो नहीं करेंगे। तो लिहाजा मौलाना साहब, हाँ, जहाँ तक KP में हुकूमत बनाने की बात है, मेरा ख्याल है कि KP में शायद इमीडिएटली तो कोई हुकूमत बना नहीं पाएंगे, लेकिन अगर हुकूमत बना भी लेते हैं जो हाँ इतना हमने खो दिए हैं तो ये हुकूमत ही चली जाए, कोई परवाह नहीं है। वक्त और तारीख बताएगा कि जीतने वाला कौन था और हारने वाला कौन था। अब वकला के हवाले से आपसे बात करना चाहेंगे। अभी 26वीं तरमीम के बाद हामिद खान साहब ने ऐलान किया था कि वकला की बहुत बड़ी तहरीक निकलेगी। अब मुनीर एक मलिक साहब की सरबराही में है वकला एक्शन कमेटी, उनकी तरफ से अब एक और ऐलान किया गया है कि एक बड़ी तहरीक निकलेगी वकला की, सब यकजा होंगे। आपकी नज़र में एक तहरीक का अब मौका आ चुका है, कामयाब होगी? इससे पहले क्या वजूहात रही कि वकला बहुत डिवाइडेड नज़र आए, हमें यह इतना मौसर नहीं रहा उनका एहतजाज भी, बयानात की हद तक ही हमें नज़र आया? मुझे नज़र नहीं आ रही है कि कोई तहरीक कभी होगी वकला की और कामयाब होगी। मुनीर मलिक साहब जो हैं सीनियर लॉयर हैं, कोशिश कर सकते हैं, लेकिन वकला की जो नफ्सियात में जान गया हूँ 9 मई के बाद मैं हर तकरीबन बारों में, अजला में, सूबों में गया हूँ, मुझे कोई उम्मीद नहीं है, क्योंकि उस वक़्त पाकिस्तानियों को ज़रूरत थी वकला की, उनके लिए खड़े होने की, जब उनके बुनियादी हकूक़ पामाल हो रहे थे। हर ज़िले में, सूबे में, तहसील की सतह पे पकड़ दकड़ थी, घरों में घुस रहे थे। अगर बारें उस वक़्त खड़ी हो जाती तो मुल्क इस मकाम पे ही ना पहुंचता। मुझे कोई तवक्को नहीं है। और फिर मैं एक जो है क्रेडिट दूंगा मिनिस्टर लॉ को, तारड़ साहब को, वो बड़े एक
असर और रसूख भी रखते हैं और तमाम तरीका हाय सियासत से अच्छी तरह आगाह हैं कि वकला ख़ुसूसन बार कौंसिल और बार एसोसिएशन को किस तरह उन्होंने जो है अपने तसर्रुफ में या अपने असर में लेना है। और काफ़ी हद तक इनकी वजह से जो है माजी में या अभी तक जो है कोई वकला तहरीक कामयाब नहीं हुई, शुरू ही नहीं हुई। जहाँ तक हामिद खान साहब का ताल्लुक़ है, वो एक सियासी वकील है और वो बस इस तरह ही हवाई मारते हैं कि वकला तहरीक उनकी तरफ से कोई मुझे 1% भी ये नहीं है कि वो कभी कोई अवामी वकला तहरीक चला सकेंगे। अब पीटीआई की स्ट्रेटजी और ये इसरार होगी तो इस्टेब्लिशमेंट से होगी, इसके हवाले से आप क्या कहेंगे? क्या कोई इम्कान है अभी भी कि इस्टेब्लिशमेंट और पीटीआई के दरमियान कोई ब्रेक थ्रू हो सकता है? एक और आज की अहम डेवलपमेंट है, पीटीआई के जो असीर रहनुमा हैं, सीनियर रहनुमा, उनकी तरफ से एक ख़त कलेक्टिव लिखा गया है जिसमें अपनी पार्टी से भी मुतालबा किया गया है कि आप आगाज़ सियासी मुज़ाकरात से करें। हुकूमत से भी मुतालबा किया गया है कि खान साहब तक एक्सेस को आसान बनाया जाए ताकि मुज़ाकरात हों। सो यहाँ पर वो इस बात पे फोकस कर रहे हैं कि आगाज़ तो सियासतदानों से बातचीत से होना चाहिए। आपकी नज़र में कैसे देखते हैं आप, इस तरफ अब जाना चाहिए पीटीआई को या इसरार बरकरार रहेगा कि बातचीत इस्टेब्लिशमेंट से करेंगे? सारे बेगुनाह हैं, मुक़य्यद हैं और उनकी कोशिश जो है उसको मैं कदर की निगाह से देखता हूँ, लेकिन मैं नहीं समझता हूँ कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कोई भी ख्वाहिश ख़ुसूसन मुक़्तदरा या इस्टेब्लिशमेंट के साथ बातचीत के ज़रिए कोई मसाइल का हल जो है उसको कोई कबूलियत हासिल होगी। 26 नवंबर के बाद से लेकर आज तक जो है कोई जितनी भी कोशिशें पीटीआई ने की हैं, मेरा ख्याल है कि अब पीटीआई को रिव्यू करनी चाहिए, क्योंकि डीजी एसपीआर जब भी प्रेस कॉन्फ्रेंस से या मीडिया से टॉक्स करते हैं तो एक बात ज़रूर कहते हैं कि सियासतदान हमारे पास ना आए, ये पैगाम हमारे लिए होता है। तो मेरे ख्याल में ये अब ग्रेस के मनाफी होगा कि पीटीआई अब भी जो है इस्टेब्लिशमेंट से तवक्को रखें कि जिस तरह मौलाना साहब के पीछे भाग रहे थे उस वक़्त भी ये वक़ार के कास्ट पे कर रहे थे, उस वक़्त भी जेब नहीं दे रहा था। और मेरा ख्याल है कि अब इस बयानी को पीटीआई को तर्क करना ही पड़ेगा। एक वक्त था आपके पास जब आपकी सोशल मीडिया ने उसको तबाह किया, जब आपके गलत फैसलों ने जो है उस रीअप्रोचमेंट को या राजीनामे को या मसालियत को जो है मुमकिन नहीं होने दिया। वो आप मौक़े आपने ज़ाय किए। अब जब तक आप अवामी सतह पे एहतजाज के काबिल नहीं होंगे, पार्टी आपकी यूनाइट नहीं होगी, पार्टी अपने पाँव पे खड़ी नहीं होगी। अगर एक मुज़ामत के बयानिए के साथ ही कंटिन्यू करना चाहे, उसकी स्पेस आपकी नज़र में मौजूद है? किसी भी तरह से सड़कों पे आके प्रेशराइज कर सकते हैं अभी भी हुकूमत को? कोई इसकी अभी हैसियत और सलाहियत नहीं है कि ये सड़कों पे निकल आए। इन्होंने वक्त ज़ाय किया। गुज़िश्ता 1.25 साल जो हैं ये पीटीआई ने सेल्फ डिस्ट्रक्शन में ज़ाय किया। इसका सोशल मीडिया लगा हुआ था, पीटीआई की क़ियादत को जो है मशकूक बना रहा था। कोई एक लीडर जो है इनके असर से या इनकी जहर अफशानी से बचा नहीं है। अब आखिर में आप अपने सियासी को कहाँ जाते हुए देखते हैं? हुकूमती बेंचेस पे नून लीग के रहनुमाओं से अगर आपकी पार्लियामान में मुलाकात हो, वो बड़ा मौजूए बहस बनता है। आपकी सलाम दुआ के हवाले से बड़ी डिबेट होती है। दूसरा, इस अलीमा खान साहिबा का ये जो स्टेटमेंट था कि इमरान खान साहब अब माइनस हो गए हैं, इस बात से आप इत्तेफाक करते हैं? देखिए, वो एक मेरा ख्याल है इंतहाई अनवाइज कमेंट थे और मादी में भी मोहतरमा जो हैं ऐसे अल्फाज निकालते आई हैं जिससे पार्टी के कास को काफ़ी नुकसान हुआ है। यहाँ तक मेरे सियासी मुस्तकबिल का ताल्लुक है, 2 टोक मैंने पीटीआई के हमायतीन को भी कहा है। मुझे पीटीआई के सोशल मीडिया ने गुज़िश्ता 1 साल से गालियाँ दी है। मैंने पीटीआई के लिए जो किया वो सब कुछ मैं बुला सकता हूँ, लेकिन ये जो गालम गलोच हुआ 3 दफ़ा निकाला गया, अब इस हवाले से मैं बड़ा क्लियर हूँ। अगर पीटीआई ये समझती हैं कि उन्हें मेरी ज़रूरत है और मेरे लिए वो मुस्तकबिल में कोई किरदार देख रहे हैं, तो मैं बेशक अपनी खिदमत जो है अंजाम दे सकता हूँ, बशर्ते कि मेरे साथ जो हुआ है पीटीआई की क़ियादत इस पर तअस्सुफ़ का इज़हार कर दे। दूसरी कोई सूरत नहीं है कि मैं पीटीआई के सफ़ों में दोबारा जाऊँ। बहुत बहुत शुक्रिया शेर अफजल मरवत की कीमती वक्त के लिए। नाज़रीन, उनकी गुफ्तगू आपने सुनी। एक ब्रेक की तरफ जाते हैं। आज की जो अहम डेवलपमेंट्स हैं, बिलखुसूस चीफ जस्टिस साहिबान की तैनाती का क्या प्रोसेस रहा, वकला तहरीक की बात तो हो रही है, लेकिन क्या एक बाकायदा वकला तहरीक का वक्त आ चुका है, इसके ऊपर बात करेंगे। हमारे साथ बोल के सीनियर नुमाइंदे मौजूद होंगे एक ब्रेक के बाद।
जुडिशल कमीशन की आज की कार्रवाई और जज साहिबान की तैनाती के हवाले से हम बात करेंगे। हमारे साथ इस्लामाबाद स्टूडियो में मौजूद है जुल्करनैन इकबाल, सीनियर कोर्ट रिपोर्टर है बोल न्यूज़ के साथ। बहुत शुक्रिया जुल्करनैन। पहले तो हम आज की जो तैनाती है, कहते हैं कि होनी को कोई नहीं टाल सकता। जस्टिस डोगर की ट्रांसफ़र के ऊपर भी इतना तनाज़ा था, लेकिन आज वो बन गए चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट, मंजूरी दे दी गई उनके नाम की। क्या कार्रवाई का अहवाल रहा आज पूरा दिन? आप देखते रहे जुडिशल कमीशन के हवाले से मुतज़ाद खबरें रही सामने, लेकिन एक ओवरऑल क्या अहवाल रहा जिस तरह इनकी तैनाती हुई है, इनकी मंजूरी हुई है? एक वोट से जस्टिस डोगर साहब बने हैं कायम मकाम चीफ जस्टिस। वो वोट उनको जो एडिशनल पड़ा है वो अमीनुद्दीन खान साहब का है। जमाल बंदोखेल साहब ने रिस्ट्रेन किया हमारे ज़राए के मुताबिक। उन्होंने कहा कि मैं क्योंकि आईनी बेंच की जजेस कमेटी का हिस्सा हूँ, 3 रुकनी जो कमेटी है, अमीनुद्दीन खान साहब सरबराह हैं, बंदोखेल साहब और मोहम्मद अली मदर साहब मेंबर हैं। मदर साहब क्योंकि जुडिशल कमीशन में नहीं है, तो ये 2 जुडिशल कमीशन के मेंबर हैं। उनका ये मौक़िफ़ था मंदोखेल साहब का, क्योंकि इंट्रा कोर्ट अपील इसमें आनी है और मैं उस कमेटी में हूँ जिसने बेंचेस तश्कील देने हैं, इसलिए मैं डोगर साहब के हवाले से कोई राय देने से इज्तनाब करूँगा ताकि इन्फ्लुएंस ना हो सके। हो सकता है मैं बेंच का हिस्सा बन जाऊँ कमेटी में, हो सकता है कमेटी में मैं बेंच ऐसा बनाऊँ जिससे इन्फ्लुएंस हो सके, लिहाजा मैं अपनी राय को अब्सटेन कर रहा हूँ। यही कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट अगर मद्देनजर रखते हैं अमीनुद्दीन खान साहब भी, तो वोट हो जाते उनके, अभी उनके वोट हैं 9 और 2 कम हो जाते तो 7 हो जाने थे। 7 वोटों पे चीफ जस्टिस वो नहीं बन सकते थे, वो दोबारा वोटिंग के अमल में जाना था और फिर मामला यहीं पे स्टैंड स्टिल हो जाता। क्योंकि 2 लोगों ने जो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के मेंबर से, इन्होंने वोट दिया जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब को। इस्लामाबाद बार काउंसिल के जो नुमाइंदे थे, अब्बासी साहब, रिजवान अब्बासी गालिबन उनका नाम है, उन्होंने वोट दिया मियां गुल हसन साहब को। चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी ने भी मियां गुल हसन साहब के परडे में अपना वोट डाला। जजेस जो थे, जो जस्टिस ये सर यहाँ अगर रोक के पूछूं, जो जस्टिस मंदोखेल ने वजह बताई वही मयार फिर एक और जज साहब के ऊपर भी आता था, लेकिन वो दोनों का इसके ऊपर मुख्तलिफ थी राय। एग्जैक्टली जो बताने वाले ये बता रहे हैं कि जब वोटिंग हुई और 8 वोटों के ऊपर आ गया, क्योंकि इसमें 16 लोग थे बैठे हुए, 50% से आपने ज़्यादा वोट लेने होते, 51% लेने होते हैं, 8 पे मेजॉरिटी नहीं बन रही थी, तो फिर अमीरुद्दीन खान साहब ने अपना वोट कास्ट किया। वरना पहले शायद वो भी इसमें थे कि अगर 9 पूरे हो गए तो मैं नहीं डालूंगा। तो एक्सपेक्टेड भी यही था, जो जुडिशल कमीशन है इसके देखते हुए मेंबरान को एक्सपेक्टेड यही था कि 1 वोट से बनेंगे? आप समझ रहे थे कि एक जरा मार्जिन मुख्तलिफ होगा? हमारे हिसाब से तो 10 वोट उनके बनने थे, लेकिन एक ने abstain बार काउंसिल का जो वोट है और जो उनका था साथ मंदोखेल साहब का, ये उनको नहीं पड़े, वरना ये 11 तक एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि इनके जा सकते हैं। अब ये भी बताइए हमें, हुकूमत और अपोजिशन, हुकूमत तो समझ आता है, अपोजिशन के जो वोट्स थे वो किधर गए? अपोजिशन के वोट गए मियां गुल हसन औरंगजेब साहब को। इसमें बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है, अब बानी PTI साहब को अगर हम देखें, वो मोहसिन अख्तर कियानी साहब की सीनियरिटी वाले मामले पे इस्लामाबाद में सुप्रीम कोर्ट में पटिशनर थे। अब इंट्रा कोर्ट अपीलें भी उनकी जानिब से दायर हुई हैं कि सीनियरिटी का फैसला ठीक नहीं हुआ, डोगर साहब सीनियर नहीं है। तो मोहसिन अख्तर कियानी साहब के बजाय अली जफर साहब और बैरिस्टर गोहर जो चेयरमैन है PTI के, इन दोनों ने वोट मियां गुल हसन औरंगजेब साहब को दिया। मैंने फिर अली जफर साहब से पूछा कि जी इमरान खान तो वहाँ खड़े हैं, आप यहाँ खड़े हैं, ये क्या चक्कर है, क्या यहाँ भी इमरान खान माइनस हुए हैं? तो उन्होंने कहा नहीं, हमारी पार्टी का फैसला था कि वोट सिर्फ हमने दे के फेंकना नहीं है, ज़ाया नहीं करना, ऐसे बंदे को वोट देंगे जिसके बनने का चांस ज़्यादा हो और वो बंदा भी ज़रा फेयर हो। उन्होंने कहा देखिए अब 4 वोट आए हैं गुल हसन साहब की फेवर में, तो इस वजह से हमने अपने वोट वहाँ डाला। अगर ये 2 ना देते तो 4 वोट क्या नहीं सबके हो जाने थे। ये उनकी अंडरस्टैंडिंग पे भी सवाल उठाते हैं, अगर उनको ये लग रहा था कि डोगर साहब के अलावा कोई और चीफ जस्टिस बन सकता है। जुल्करनैन ये भी बताएं हमें कि जस्टिस एक रिटायर्ड जज साहब भी शामिल है इसमें, वो है जस्टिस शौकत सिद्दीकी साहब, जिनका एक बैकग्राउंड है, उनके ऊपर रेफरेंस दायर किया गया था माजी में और वो एक असूल की बुनियाद पर बात करते थे, अदलिया में मुदाखलत के खिलाफ एक बहुत मौसर आवाज़ थे। उन्होंने किसको वोट दिया आज? उन्होंने डोगर साहब को वोट दिया, क्योंकि वो इस वक्त उनकी सारी लड़ाई पिछली रजीम के साथ थी। इस वक्त तो वो NIRC के चेयरमैन है और मतलब एक दफ़ा रिज़ाइन करके गए थे, उनको वापस बुलाया गया कि नहीं जी आपसे अच्छा तो कोई नहीं है, और बड़ी गुड सिचुएशन उनकी चल रही है। तो कैसे हो सकता है कि वो, अच्छा मज़े की बात, ये सारा कॉन्सेप्ट ज़रा समझे कि सिद्दीकी साहब आए क्यों थे। रिटायर्ड जज को इसलिए लगाया जाता है कि जब मुस्तकिल चीफ जस्टिस नहीं है, आप क्योंकि उस सूबे के हैं, उस एरिए के हैं, वो इस्लामाबाद के हैं सिद्दीकी साहब, आप वहाँ के जजेस को जानते हैं, आप बेहतर बता सकते हैं कि टॉप 3 में से किसकी परफॉर्मेंस क्या है। अब डोगर साहब तो सारी उम्र लाहौर में सर्विस की है उन्होंने, उनको तो यहाँ आए हुए चंद माह हुए हैं, तो सिद्दीकी साहब उसे कैसे जानते थे उनको? इन्होंने उसकी हक में वोट दे दिया। जो इन्होंने इस्लामाबाद में इनके साथ प्रैक्टिस करते रहे, जो इस्लामाबाद में इनके साथ जजी करते रहे, उनको इन्होंने वोट नहीं दिया, डोगर साहब को दे दिया जिनको ये जानते भी नहीं थे। अब जुल्करनैन, हम पिछले 1-2 साल से देख रहे हैं 6 जज साहिबान ने ख़त लिखा इस्लामाबाद हाई कोर्ट के, वो पाकिस्तानी तारीख में अपनी नौयत की एक बड़ी मुनफरिद किस्म की सूरत हाल थी, जहाँ उन्होंने अदालती मामलात में मुदाखलत का, हरेसमेंट का बाकायदा तौर पर इल्ज़ाम लगाया। फिर उसके बाद से जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में सूरत हाल रही, उनकी सुनवाई तो उन जज साहिबान की हमें होती हुई नज़र नहीं आई।
अब डोगर साहब की तैनाती, ट्रांसफर, तमाम चीज़ों के अराउंड एक तनाज़ा था, अब भी एक तरह से अदालत के सामने इंट्रा कोर्ट अपील की सूरत में मौजूद है कि तनाज़ा आपको बढ़ता हुआ इस अपॉइंटमेंट से नज़र आता है, या आप समझते हैं कि ये कोई किरदार अदा करके एक एतमाद की फ़ज़ा कायम करने की कोशिश कम अज़ कम करेंगे? देखिए, एतमाद की फ़ज़ा तो तब कायम होगी जब डोगर साहब फारिग हों और कियानी साहब चीफ जस्टिस बने। अब ये एतमाद की फ़ज़ा तो मेरा ख्याल है मौजूदा फ़िज़ा में तो कभी भी नहीं बन सकती, और इसलिए वो मेरा ख्याल है जो 27वीं तरमीम जो जिसकी बातें हम सुन रहे हैं लोगों से, अभी तक किसी ने ऑफिशियली तो कंफर्म नहीं किया, ना अटॉर्नी जनरल से मैंने पूछा, उन्होंने भी कहा अभी तक कुछ नहीं है, लॉ मिनिस्टर भी कह रहे हैं अभी तक ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन वो फिर लॉ मिनिस्टर साहब का हमें असम्बली में वो शॉर्ट भी नहीं बोलना चाहिए जब उन्होंने कहा जी मुझे मिल गया मुसवदा, बिल्कुल 26वीं तरमीम का, तो वो अभी तक कह रहे हैं ऐसा कुछ नहीं, लेकिन इतलात वहाँ पे गर्दिश कर रही हैं शहर में ये बातें कि 27वीं तरमीम में ऐसी अमेंडमेंट्स की जाएंगी कि जज को बगैर कंसेंट ट्रांसफर, यानी आर्टिकल 200 के अंदर तरमीम की जाएगी, बगैर कंसेंट के ट्रांसफर किया जाएगा, जो ट्रांसफर कबूल नहीं करेगा, सर्विस ज्वाइन नहीं करेगा, वो फारिग हो जाएगा। तो ये मामला फिर वैसे ही हुकूमत कहेगी कि हमने से एक तरह से सेटल कर दिया और वो ले जाएंगे इनको, मतलब जैसे कियानी साहब को उसके बाद बगैर कंसेंट के ट्रांसफर है ना, उनको अगर लाहौर हाई कोर्ट ले जाते हैं, अभी वो 15वें नंबर से आने वाले जज से भी जूनियर करार पाए हैं, तो वो तो 17वें 18वें 19वें नंबर पे जाएंगे जब, तो फिर वो पर एक ऐसा सही माहौल हम देखेंगे जो पिछले 2 साल से हम देखते आ रहे हैं इनिशियल खत के बाद से। गवर्नमेंट को इसमें एडवांटेज ये है कि जुडिशल कमीशन में जो जजेस हैं वो आपस में एक साथ नहीं है। अब अमीनुद्दीन खान साहब ने हमेशा गवर्नमेंट को सपोर्ट किया, गवर्नमेंट को वोट दिया, कभी उन्होंने अपने साथी जजेस के साथ खड़े होकर उनकी लाइन पर चल के वोट नहीं दिया। मंदोखेल साहब कभी राइट होते हैं, कभी लेफ्ट होते हैं, कभी गवर्नमेंट के साथ जाते हैं, कभी एब्सटेन कर जाते हैं, जैसे आज उन्होंने किया, वो दाएं बाएं होते रहते हैं। अमीनुद्दीन खान साहब का हमेशा वोट गवर्नमेंट की जेब में रहा है, इसलिए गवर्नमेंट को भी पता होता है कि हमारे वोट पूरे हैं, अब हम आराम से इजलास बुला के अपना काम कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया जुल्करनैन आपके वक्त का, और हमारे लिए बहुत सिंप्लीफाई कर दिया आज की जो पूरा रही। नाज़रीन, आप जान सके होंगे कि किस अंदाज में ये इंतखाब हुआ, किसकी क्या इंक्लिनेशन आज नजर आई। आज के लिए इजाज़त दीजिए, खुदा हाफ़िज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।